जादुई मछली। एक बहुत ही खूबसूरत संजीवनी नदी बहती थी। उसके बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम भी संजीवनी ही रखा गया था। दुनिया और जमाना दोनों ही बहुत तेजी से बदल गए थे, लेकिन वो गांव बिल्कुल नहीं बदला था, जिसका कारण ये था कि उस गांव की कोई सड़क नहीं थी। संजीवनी के लोग दूसरे गांव जाना हो या फिर दूसरे गांव वाले संजीवनी में आना हो, उनको नदी पार करनी ही पड़ती थी। उस गांव में सिर्फ एक ही नाव थी जो सुबह जाती थी और शाम को वापस आती थी। वो भी हफ्ते में 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं चलती थी, जिससे वहाँ के लोग उस नाव की सहायता से अपने काम किया करते थे। उसी गांव में किशोर नाम का एक लड़का रहता था। उसने उन्हीं के गांव में सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास तक पढ़ चुका था। किशोर और ज्यादा पढ़ना तो चाहता था, लेकिन उनके गांव में कोई कॉलेज नहीं था और कहीं दूर जाकर पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि उनके गांव में वो नाव हर दिन नहीं आती थी, जिसके कारण किशोर एक बाइक मैकेनिक शॉप में काम के लिए चला जाता है और सारा काम सीख लेता है। इस तरह कुछ साल गुजर गए थे। किशोर का एक छोटा भाई भी था। उसी साल उसने 10वीं क्लास खत्म की थी। किशोर की ही तरह उसके छोटे भाई को भी अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी, ये सोचकर किशोर बहुत परेशान रहता था और ये सोचता था कि उसके भाई के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। एक दिन अपनी बाइक को ठीक करने के लिए एक आदमी किशोर की दुकान पर चला जाता है। उस आदमी की बाइक पर एक फोटो देखता है। वो एक सबमरीन की फोटो थी। वो सबमरीन देखने के बाद किशोर को एक आइडिया आता है। वो ये सोचने लगा कि अगर एक मोटर लगाकर कोई नाव बनाई जाए तो कैसा होगा। ये ख्याल आते ही उसने सोचा कि उसके दुकान में जो पुरानी इंजन पड़ी थी, उससे वो अपने मालिक से मांगकर ले लेगा। सर, हमारी दुकान में बहुत दिनों से एक पुरानी इंजन पड़ी है, क्या मैं वो ले सकता हूँ? अरे वो तो बहुत पुरानी है किशोर। वैसे उसका तुम क्या करोगे? सर, वो बात ये है कि वो मुझे... अच्छा, ठीक है, बहुत हिचकिचा रहे हो बताने में। कोई नहीं, जो भी तुम्हें चाहिए होगा लेकर जाओ। वो सारी चीजें अपने मालिक से मांगकर घर लेकर जाता है। जो भी उसे चाहिए था वो सब मांगकर ले जाता है। भैया, ये सारे सामान क्या है? अरे कुछ नहीं मेरे भाई, बस एक काम रह गया था, वही करने के लिए ये सारा सामान घर लेकर आ गया हूँ। अरे भैया, आप तो सारा काम शॉप में ही करते हैं, तो यहाँ क्यों? अरे वो सब छोड़ो और ये बताओ, तुम्हारे एग्जाम्स कब हैं? 2 महीनों में शुरू होने वाले हैं भैया। क्लास में तो हमेशा मैं ही फर्स्ट आता हूँ, लेकिन भैया मुझे और पढ़ना है, पर ये हो नहीं सकता ना। अरे मेरे भाई, वो सब बातों की चिंता तुम छोड़ दो, जाओ और अपने एग्जाम्स की तैयारी करो। आगे क्या होगा वो सब मैं देख लूंगा, ठीक है? किशोर ने अपनी सोच किसी से नहीं कही थी और ना ही किसी की सहायता ली थी। वो अकेला ही अपना काम शुरू करता है। फिर एक दिन किशोर अपने मालिक के घर जाता है, क्योंकि मालिक को उसकी दुकान की चाबियां लौटानी थी। जैसे ही वो मालिक के घर जाता है, वहाँ देखता है कि उसके मालिक के घर में एक मछली का डिब्बा था जिसमें मछलियाँ थी। वो देखने के बाद किशोर को एक और ख्याल आता है। जो नाव मैं बनाने वाला हूँ वो एक सबमरीन की तरह होगी और वो पानी के अंदर जा सकती है। इसीलिए मैं उस नाव को मछली की शक्ल में बनाऊंगा, फिर तो वो और खूबसूरत लगेगी। ये सोचकर उन्हीं के गांव में रहने वाले एक आदमी के पास वो जाता है। वो रामू काका थे। रामू काका की उम्र 90 साल की थी। उनको अपना काम छोड़कर बहुत साल गुजर गए थे, लेकिन वो एक बहुत बड़े नावी थे। उनके गांव में उनके जैसे नाव बनाने वाला कोई नहीं था। उनके पास जाकर किशोर अपनी सोच बताता है।
देखो बेटा, जो तुम करना चाहते हो वो बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर मुझे बहुत आत्मविश्वास दिख रहा है। मैं जरूर तुम्हारी सहायता करूंगा। इस तरह रामू काका ने भी किशोर की पूरी सहायता की थी। जो भी वो काम के बारे में जानते थे वो सारी बातें किशोर को बताते थे और फिर किशोर को काम करना सिखाते थे। ठीक 1 महीने बाद किशोर मोटर से चलने वाला नाव बना लेता है और वो नाव भी बिल्कुल मछली की शक्ल में बनाता है। नाव बनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। फिर किशोर ये बात उसके छोटे भाई से और अपने मालिक से भी कहता है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी थी क्योंकि किसी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर किशोर उसके छोटे भाई, अपने मालिक दोनों को ही नदी के पास लेकर जाता है। फिर उस नाव का दरवाजा खोलकर उसका छोटा भाई, रामू काका और किशोर का ओनर भी अंदर जाकर बैठते हैं। सारे लोग बैठने के बाद किशोर एक बटन दबाता है। जैसे ही उसने बटन दबाया था वो नाव पानी के अंदर चली गई थी। फिर किशोर गियर डालकर आगे बढ़ जाता है। बहुत कम समय में ही वो सारे लोग नदी घूमकर वापस आ गए थे। अरे भैया, क्या आपने ये मेरे लिए बनाया है? वाह भैया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं हर दिन नदी पार होकर जाकर पढ़ाई कर सकता हूँ। हाँ मेरे भाई, ये तो होगा ही। अरे किशोर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वाह, ये काम सिर्फ तुम्हारे परिवार के लिए ही नहीं बल्कि सारे गांव के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हाँ, अरे नहीं, ये सब सिर्फ मैंने नहीं किया है। अगर रामू काका मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाता था। किशोर की बनाई नाव देखकर गांव के सारे लोग बहुत हैरान थे। ये बात सारे गांव वालों को पता चल गई थी। सिर्फ गांव वालों को ही नहीं, ये बात बहुत दूर दूर तक पहुंच गई थी। किशोर की सोच, उसने की मेहनत कोई कम नहीं था। जगह जगह उसकी चर्चा होने लगी। फिर एक दिन शिप्स बनाने वाले कंपनी के कुछ लोग किशोर से आकर मिलते हैं और फिर किशोर से ये कहते हैं कि जो मॉडल किशोर ने बनाया था वो भी ऐसे ही मॉडल्स में बोट्स बनाएंगे, जिसके बदले में उस कंपनी वालों ने किशोर को बहुत पैसा दिया था। इतना ही नहीं, ये सारी बात सरकार तक पहुंच गई थी। फिर सरकार ने उनके गांव में नदी पार करने के लिए एक ब्रिज बनाते हैं, जिससे उनके गांव को एक नई सड़क मिल गई थी, जिसकी वजह से किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में नहीं रुकती थी। वो बाहर भी जाकर पढ़ा करते थे। इतना ही नहीं, उनके गांव के लोग भी बहुत सारे काम बाहर जाकर भी किया करते थे। उस सड़क की वजह से बहुत सारे काम बहुत सारे लोग, बच्चे और बूढ़े भी बहुत ही आसानी से किया करते थे। ये सब कुछ इसीलिए हुआ था क्योंकि किशोर ने अपनी सोच बदली थी। बस एक सोच से किशोर ने इतना कुछ बदल दिया था। वाह, कितनी प्यारी कहानी है ना। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। जादुई चप्पल। एक गांव में गोपी नाम का एक लड़का रहता था। वो लड़का बहुत ही आलसी होता था, कोई काम टाइम पे नहीं करता था। उसकी माँ कुछ घरों में काम किया करती थी जिससे उनका घर चलता था। गोपी कोई पढ़ाई भी नहीं करता था, हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। छोटी छोटी चीजों की चोरी भी किया करता था। मंदिर के बाहर चप्पल भी चुराया करता था। फिर उनको कम दाम में बेचकर उसके जो भी खर्चे होते थे वो खर्चा निकाल लिया करता था। इसी तरह एक दिन उसने सोचा कि अगर मंदिर के बाहर कोई नई चप्पल उसे मिलेगी तो वो उसे चुरा लेगा और फिर उसे बेचकर पैसे कमाएगा। तभी वहाँ एक स्वामी जी अपने चप्पल उतारकर मंदिर के अंदर जाते हैं। ये देखकर गोपी उन चप्पलों को चुरा लेता है। वो चप्पल चकले के बने हुए थे। गोपी ने सोचा कि वो लोगों से ये कहकर चप्पल बेचेगा कि ये चप्पल चमत्कारी चप्पल है। ऐसा करने से उन चप्पलों का दाम उसे बहुत अच्छा मिलेगा
कोई उसे देखने से पहले ही गोपी उन चप्पलों को लेकर वहाँ से चला जाता है, फिर उन चप्पलों को छुपा देता है। दूसरे दिन सुबह गोपी उन चप्पलों को पहन लेता है। अरे वाह, ये चप्पल तो कितने अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। किसी और को क्यों बेचूं? ये तो मैं ही रख लूंगा। ये सोचकर उसने 2-4 कदम क्या बढ़ाए कि उसे वो चप्पल बहुत भारी भारी महसूस होने लगे। अरे बाप रे बाप, ये चप्पल इतने भारी क्यों है? इन चप्पलों को पहनकर चलना मेरे बस की बात नहीं है। ये कहता हुआ उसने अपने पैरों से चप्पल उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उन चप्पलों को उतार ही नहीं पाया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो चप्पल उसके पैरों से चिपके हुए हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी गोपी चप्पल उतार नहीं पाया। ये क्या है? लगता है ये सच में कोई चमत्कारी चप्पल है। अब मैं इन्हें कैसे उतारूं? गोपी एक मोची के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उन चप्पलों को काट कर निकाल दे। फिर मोची ने उन चप्पलों को काटने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसकी रस्सी काटी, वो फौरन ही फिर से जुड़ गई थी, जिसे देखकर वो मोची बहुत डर गया था। फिर उसने गोपी से कहा कि उसके पास वो दोबारा कभी ना आए। ये बातें सुनकर गोपी बहुत निराश होकर वहाँ से चला जाता है। फिर एक चाय की दुकान के पास जाकर वहाँ वो चाय पीता है और फिर बिस्किट्स भी खाता है। वहाँ से चुपचाप बिना पैसे दिए जाने की कोशिश करता है। 2 कदम उसने जैसे ही आगे बढ़ाए थे, वो पीछे आने लगा। फिर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी नाकाम हो गया था, क्योंकि जब भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करता था, पीछे ही चला जाता था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इन चप्पलों को पहनकर मैं नहीं, बल्कि ये चप्पल मुझे चला रहे हैं। अब मैं इनका क्या करूं? कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप उसने चाय वाले को उसके पैसे दे दिए थे और आगे बढ़ गया। इस बार उसके कदम पीछे नहीं हुए थे। इसी तरह कुछ देर चलने के बाद उसके सामने से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था और उस बूढ़े ने अपने पैसे गिरा लिए थे, जिसको देखकर गोपी भागता हुआ वहाँ गया और उन पैसों को ले लिया था और वहाँ से आगे बढ़ने लगा। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, वो पीछे मुड़कर आ रहा था। उसे खुद को पता नहीं था कि वो पीछे कैसे जा रहा था। नहीं नहीं, आगे मत बढ़ो। उस बूढ़े को तो ये बात की खबर भी नहीं है कि उसके पैसे गिर चुके हैं। ये पैसे मुझे मिले हैं, मैंने कोई चोरी तो नहीं की। ये सारी बातें वो उन चप्पलों से ही कह रहा था, जैसे कि वो चप्पल सुन रहे थे। उस बूढ़े को उसके पैसों के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वो अपना रास्ता बेचारा जा रहा था और गोपी भी उसको मालूम हुए बिना ही अपने आप ही उस बूढ़े के पीछे जाने लगा। फिर मजबूर होकर गोपी ने उस बूढ़े को उसके पैसे वापस कर दिए थे। वो बूढ़ा बहुत खुश हो गया और कहने लगा, तुम बहुत अच्छे हो बेटा। आज के जमाने में तुम जैसे ईमानदार और अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरे पोते की याद आ गई। ये लो बेटा, ये पैसे तुम रख लो। गोपी को ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि वो एक अच्छा इंसान है। उन पैसों को लिए बिना ही वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ उसने चप्पल चुराए थे, वहाँ जाकर देखता है कि एक स्वामी जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। गोपी उनके पास जाकर खड़ा होता है। जैसे ही वो उनके पास जाकर खड़ा हुआ था, वो चप्पल अपने आप ही निकल जाते हैं। मैं जानता था कि तुम वापस लौटकर यहाँ जरूर आओगे। मेरी चप्पल भी किसी का बुरा होने नहीं देगी। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी। इतने दिनों मैंने बहुत चोरियां की थी, लेकिन मैं कभी खुश नहीं था। आज इन चप्पलों की वजह से मुझे एक अच्छे इंसान का नाम मिला है। आज के बाद मैं कभी कोई चोरी नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से गोपी ने कभी कोई चोरी नहीं की थी। मेहनत करके पैसे कमाना शुरू किया था। उसकी माँ का भी पूरा ख्याल रखता था। घर की सारी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले ली थी। उसके अच्छे कामों से उसने खूब अच्छा नाम भी कमाया। सच है ना बच्चों, हम जिस राह पर चलेंगे, हमारे कदम भी वहीं चलेंगे। वो चाहे गलत हो या सही हो, तो हमें चाहिए कि हम हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलें, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही इंसान की अच्छाई का पता चलता है। समझे बच्चों?